नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। हम जो इस टाइम पढ़ रहे हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी। हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तकरीबन सब कुछ पढ़ लिया है। आज हमारा लास्ट वीडियो है, उसका जो कुछ पोर्शन रह गया है, कुछ इंपोर्टेंट तथ्य रह गए हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व का सिद्धांत था, राजत्व, उसको लेकर पढ़ेंगे कि राजा का सिद्धांत है। राजत्व यानी कि राजा का सिद्धांत। जहां हमने बलबन का राजत्व का सिद्धांत पढ़ा था, देखो बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था वह देवीय उत्पत्ति के आधार पर था, और अलाउद्दीन का जो राजत्व का सिद्धांत था ये देवीय न होकर मानवीय है। मतलब कि यहाँ पर ये कहता है कि राजा जो है वो ईश्वर की छाया है, बलबन ये कहता है। लेकिन अलाउद्दीन ये कहता है नहीं, मनुष्य खुद ही अपने भाग्य का निर्माता खुद है। अगर खुद में जुनून है, जज्बा है कुछ करने का, तो कुछ खुद कर सकता है। वो देवी वगैरह कुछ नहीं है। तो उसने मानवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर विश्वास किया, ना कि देवी उत्पत्ति के सिद्धांत में। उसकी जो राजत्व था वो था धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया। दूसरा निरंकुशतावादी, निरंकुशता के आधार पर। तीसरा था साम्राज्यवादी। ये तीन सिद्धांतों को लेकर उसका राजत्व का सिद्धांत गढ़ा गया है। इसके राजत्व के सिद्धांत के बारे में हमें बर्नी की तारीख फिरोज शाही में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अमीर खुसरो की रचना जो है तारीख इलाही, क्या नाम है, तारीख इलाही। इसमें हमें अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी मिलती है। धर्म को राजनीति से पृथक कर देना, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो राजनीतिक मामलों में धर्म का लेकर कुछ भी नहीं करता था। वो मतलब कि धर्म को दूर ही रखता था। अगर कहा जहां राजनीति आ रही है वहां धर्म काम नहीं आता था। वह मौलवियों वगैरह हो जो कुरान में क्या लिखा है इसकी परवाह नहीं करता था। उसका जो वजीर है उसको लेकर ये काफी डिबेट, उसके ऊपर उसने डिबेट भी की थी धर्म को लेकर। वह कहता है कि कुरान में क्या लिखा है उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरे लिए और राज्य के हित में है, भले ही कुरान में उसके खिलाफ लिखा हो। तो धर्म को क्या कर दिया, राजनीति को क्या कर दिया, धर्म से अलग कर दिया। धर्म और राजनीति क्या कर दिया, दोनों अलग अलग करती है। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, या राजनीति को धर्म से अलग कर दिया। जबकि हम पाते हैं कि उस टाइम पर मौलवियों मुल्लाओं का इतना प्रभाव था कि वो राजा तक या सुल्तान तक को धर्म के बंधन में बांध के रखते थे, क्योंकि उस टाइम की जो राज्य की सिचुएशन थी, राज्य व्यवस्था थी, वो धर्म प्रधान हुआ करती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर क्या हुआ, धर्म का रोल राजनीति में कुछ नहीं रहा। क्या होता था कि हम आगे पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। तो फिरोज शाह के टाइम पर क्या होता है कि धर्म राजनीति में घुस जाता है। जैसा कुरान में लिखा है वैसा ही राजा करता है, राजनीतिक प्रक्रिया उसी प्रकार से चलती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि राजनीति को धर्म से अलग कर दिया। धर्म अपनी जगह चल रहा है, राजनीति अपनी जगह चल रहा है। अगर राजनीति राज्य के हित में जो चीज है, भले वो कुरान में शरीयत में उसका उल्लेख है या नहीं है, चाहे उसके खिलाफ है, अलाउद्दीन खिलजी वही करता जो कि खुद के हित में, राज्य के हित में होता था। तो धर्म को राजनीति से अलग करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके सिद्धांत इस पर आधारित था। निरंकुशतावादी यानी कि यह कहता है कि राजा से बढ़कर कोई नहीं है, राजा ही सर्वोच्च सर्वे सर्वा है। राजा को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राजा को सलाह दे सके, राजा को बात मानने पर बाध्य कर सके।
मतलब कि राजा जो चाहेगा वही होगा, सुल्तान जो चाहेगा वही होगा। तो निरंकुशतावादी यानी कि उस पर अंकुश नहीं है किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई बोझ नहीं है। तो निरंकुशतावादी पद्धति सिद्धांत पर इसने विश्वास किया। और साम्राज्यवादी यानी कि इसने कहा कि साम्राज्य विस्तार करना एक राजा एक सुल्तान के लिए सर्वोपरि है। अगर आप तलवार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आप साम्राज्य विस्तार कीजिए, क्योंकि ये मानवीय प्रक्रिया है। साम्राज्य का विस्तारीकरण इसके सिद्धांत का प्रमुख, इसके राजत्व का प्रमुख सिद्धांत है। तभी हमने देखा कि इसने इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। तो साम्राज्यवादी इसका राजत्व था। ये तीन व्यवस्थाएं थी, तीन सिद्धांत थे राजत्व के, इनमें ये विश्वास करता था। तो इसके राजत्व का सिद्धांत है, ठीक है। बलबन से थोड़ा अलग था। बलबन थोड़ा धर्म को भी प्रमोट करता था। और ये याद रखना, इसके राजत्व सिद्धांत में क्या था, एक चीज और, जहां बलबन क्या करता था, बलबन कुलीनता को में विश्वास करता था। ये क्या करता था, रक्त की शुद्धता, उच्च कुलीनता। बलबन किसमें विश्वास करता, उच्च कुलीनता विश्वास करता। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, कुलीनता की बजाय किया योग्यता पर विश्वास किया। योग्यता वो क्या, ये बलबन के बारे में हमने पढ़ा था कि बलबन क्या कहता है कि जब भी मैं नीचे कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी हाथ जो है गुस्से में तलवार पर चले जाते हैं, यानी मेरा गुस्सा आता है बहुत भयंकर कि मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजत्व योग्यता के आधार पर दिया, मतलब पद जो दिए थे वो योग्यता को अपनाया उसने, चाहे वो उसकी जात कास्ट वगैरह कुछ नहीं देखी उसने, धर्म वगैरह कुछ नहीं देखा, उसने योग्यता को देखा। इसकी ये राजनीति की एक प्रमुख स्तरीय याद रखना, बलबन में अलाउद्दीन खिलजी में इसने योग्यता इसने कुलीनता को देखा था, ठीक है। आगे देखो, अब अलाउद्दीन खिलजी था इतना बड़ा सुल्तान था, इतना बड़ा साम्राज्यवादी था। उसके समय में क्या हुआ था कि 4 विद्रोह हुए थे। उस समय 4 विद्रोह हुए थे उसके समय। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या हुए थे, चार विद्रोह, 4 प्रमुख विद्रोह है, मतलब वो छोटे मोटे तो मान लीजिए 4 कौन कौन से थे वो। पहला था नवीन मुसलमानों या मंगोलों का विद्रोह। अब नवीन मुसलमान मतलब क्या हुआ था कि जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर मंगोल जो थे, मंगोलों ने क्या किया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हरा दिया था, मंगोलों के साथ संधि कर ली थी। तो मंगोलों ने क्या किया कि मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, जो और उनको दिल्ली के पास रहने के लिए जमीन दे दी, वहां रहने के लिए उनको बसा दिए, मतलब जमीन दिल्ली के आसपास को मंगोलों को बसा दिया। और उन्होंने क्या किया, नवीन धर्म यानी कि नए मुस्लिम धर्म अपना लिया था, इसलिए उनको नवीन मुसलमान कहा गया था। क्या हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, आपने पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी का जो गुजरात अभियान था, उसके जब गुजरात अभियान था उसके बाद जब सेना लौट रही थी तो इसने क्या कर दिया था, सेना में विद्रोह हो गया था। मुसलमान जो मंगोल सैनिक थे उनमें धन के बंटवारे को लेकर। तो उस टाइम पर ये विद्रोह प्रमुख विद्रोह था, नवीन मुसलमानों का विद्रोह यानी मंगोलों का विद्रोह। और दूसरा विद्रोह है अकद खां का विद्रोह। अकद खां का विद्रोह। और तीसरा विद्रोह है मलिक उमर तब मंगू खां का विद्रोह। क्या हुआ था कि अलाउद्दीन की जो बहन थी उसके पुत्र थे दोनों ये। इन्होंने जब अलाउद्दीन खिलजी कहा था रणथंभौर अभियान में था तो ये क्या करते, सेना इकट्ठा करके दिल्ली के तख्तापलट करना चाहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को इनका पता चल गया, अलाउद्दीन खिलजी ने इनका विद्रोह को दबा दिया था। और तीसरा है हाजी मौला का विद्रोह।
ये सबसे बड़ा विद्रोह था, हाजी मौला का विद्रोह। इसने क्या किया, दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले लिया था और अलाउद्दीन खिलजी को बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी इसके विद्रोह को दबाने के लिए। दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था इसने हाजी मौला ने। ये 3 विद्रोह हुए थे अलाउद्दीन खिलजी, 4 विद्रोह हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। ये आपको याद रखना है। ये अलाउद्दीन पूछ सकता है 4 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुए प्रमुख 4 विद्रोह के नाम लिखिए, कौन से थे वो। तो इन 4 विद्रोह ये थे, इन लोगों ने किए थे। ये मलिक उमर भी, अकद खां भी हुआ था, जिसने भी तख्तापलट करने की कोशिश की थी जब वो अलाउद्दीन रणथंभौर अभियान में था तब। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, इन विद्रोह का पता लगाएगा कि इन विद्रोह, अगर ये विद्रोह जो हैं ये हो क्यों रहे हैं, आखिर इन विद्रोह के पीछे वजह क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपने परामर्शदाताओं से संवाद किया तो पूछा, तो 4 कारण निकल के सामने आते। तो पहला तो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी का अपनी जनता के प्रति ध्यान न देना, यानी उसको पता नहीं होना कि लोग कर क्या रहे हैं, आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो सुल्तान को इस बात का पता होना चाहिए कि जनता में क्या चल रहा है। तो एक कमी ये थी, विद्रोह कारण का पता लगाया। एक था दूसरे की दारू वगैरह पीते, मद्यपान करते थे ये, तो शराब पार्टियां करेंगे तो क्या करेंगे। तो ये जो विद्रोह की भावना है, सुल्तान के प्रति जो गुस्सा है वो निकल के सामने आएगा। वो सामने आएगा तो क्या होगा, जब गुट बन जाएगी, दारू पियेंगे तो लोग पार्टी करेंगे, तो गुट बनेंगे तो क्या होगा, इससे जो अमीर लोग हैं वो एक हो जाएंगे और विद्रोह के ऊपर उतारू हो जाएंगे। दूसरा ये था। तीसरा ये था कि इनके पास संपत्ति का होना, जो मिल्क वक्फ और ये जो राज्य की तरफ से इनको जो संपत्तियां दी गई इनाम के तौर पर, इनका ये गलत यूज ले रहे हैं। उनकी गलत यूज ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सल्तनत के खिलाफ बगावत पे उतर आते हैं। तो एक प्रमुख कारण ये था। और चौथा ये था कि ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ गठबंधन बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि अमीर लोग जो है वो शादी वगैरह एक दूसरे के घर में संबंध बना लेते हैं, वो मतलब कि बेटियों का ब्याह कर देते। तो क्या होता है, उनमें दो अमीरों में आपसी रिश्तेदारी जुड़ जाती है। रिश्तेदारी जुड़ने से क्या होता है कि ये विद्रोह के ऊपर उतार हो जाते हैं। तो ये 4 कारण निकल के सामने आए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन 4 कारणों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, इनको कम करने के लिए, इनको दबाने के लिए 4 अध्यादेश वो जारी करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो विद्रोह हुए थे उन विद्रोह कारण को पता लगाने के बाद उसने 4 अध्यादेश जारी किए, ताकि जो ये है क्या ये विद्रोह दोबारा पनप ना सके। तो उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए थे। याद रखना, पूछ सकता है कभी भी। देखो पहला था अमीरों की संपत्ति जब्त करना। क्या हुआ, जो कि राज्य की तरफ से उनको अमीरों को अमीर यानी कि अमीर का मतलब यानी कि करोड़पति नहीं है। अमीर का मतलब है राज्य के जो कर्मचारी है, जो मंत्री वगैरह है वो अमीर है, जो अधिकारी है मंत्री है उनको अमीर कहा जाता था। दैनिक दरबारी लोग उनको अमीर कहा जाता था। तो इनके पास क्या था कि राज्य की तरफ से कुछ जमीन के टुकड़े दिए गए थे। जैसा कि मैंने जब भूराज्य संस्था पढ़ाई थी तब कहा था कि, तब बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उनको जो जमीन दी गई थी राज्य की तरफ से, जैसे कि वक्फ है, मिल्क है, उनको इदरात है, उनको वापस से रिटर्न कर लिया था, नहीं वापस से बुला लिया था, अरे अपने वापस से मतलब राज्य के अंदर में ले लिया था, उनसे छीन ली थी। तो उन लोगों के पास अथा संपत्ति थी तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया, यानी उनकी जो भूमि का टुकड़ा था, भूमि थी जो राज्य की तरफ से दी गई थी इनाम के तौर पर, उनको वापस से ले लिया, ताकि उनके पास जो इनकम का सोर्स है वो कम हो जाए, धन कम हो जाए। दूसरा है गुप्तचरी व्यवस्था। इसने क्या किया, गुप्तचरी प्रणाली है उसको बहुत ही कड़ाई से, अच्छे ढंग से जारी किया। क्या करता था वो कि हर अमीर जो है उसके घर में गुप्तचर छोड़ रखे थे उसने,
ताकि अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई गुप्त जानकारी मिले जिससे राज्य के खिलाफ कोई बगावत या विद्रोह की कोई भी लक्षण या कोई भी बात, कोई भी चर्चा निकल के सामने आए, तो वो जो खबर है वो सुल्तान को आसानी से मिल जाए। तो अलाउद्दीन ने क्या कर रखा था कि जो अमीर जो थे, राज्य के दरबारी जो थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके घर में क्या कर रखा था, उन्होंने गुप्तचर छोड़ रखे। जैसे कि किसी नौकर के रूप में कोई दूध वाला है, कोई धोबी है, जैसे कोई और कोई भी वहां का नौकर है, कोई सेवक हो गया आदि के रूप में क्या कर रखा था, उसने गुप्तचर छोड़ रखे थे, ताकि अगर कोई भी बात होगी तो वो उनके जरिए उनके कानों में पड़ेगी, वो बात सुल्तान तक पहुंच जाएगी। और क्या करता था वो कि गुप्तचर होते थे उनकी भी गुप्तचरी करवा लेता था, ताकि अगर कोई गुप्तचर धोखा दे या फिर राज्य के खिलाफ हो गया, अगर किसी विद्रोह में शामिल हो तो उसकी भी उसको क्या हो जाए, खबर हो जाए। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, गुप्तचर प्रणाली को सुचारू किया, ताकि अगर कोई विद्रोह के बात है, कोई विद्रोह के लक्षण अगर उसे दिखाई पड़े तो तुरंत उस विद्रोह को दबा सके। ताकि इसलिए गुप्तचर प्रणाली का दुरुस्त होना सबसे जरूरी था। तो उसने इस प्रणाली को सुचारू रूप से लागू किया। तीसरा देखो, उसने क्या किया, मद्यपान निषेध कर दिया। यानी क्या कर दिया, जो दारू वगैरह जो पीते थे अमीर लोग, दारू की वजह से क्या होता है, दारू की वजह से क्या होता है, लोग बाग बैठते थे, शराब पार्टियां करते थे, और शराब पार्टियों में क्या होता था, विद्रोह की भावना प्रबल हो जाती थी। यानी लोग बाग मिलेंगे तो क्या क्या करेंगे, अगर किसी में कोई भाव कोई बात है विद्रोह करने की, तो उससे सहमत होकर सारे एक साथ हो जाएंगे, उससे विद्रोह फैल जाएगा, मतलब राज्य के खिलाफ बगावत हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे जो मेन वो था, वो तत्व कौन सा था, मद्य यानी शराब थी। ना शराब रहेगी तो ना लोग मिलेंगे, ना पार्टी शार्टी होगी। तो पार्टी शार्टी को बैन बंद कर दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, दारू पर बैन लगाकर। चौथा था अमीरों का आपसी विवाह संबंधों की समाप्ति। अमीरों की आपसी विवाह संबंधों की समाप्ति, यानी अमीर जो लोग जो है अपनी बेटों का ब्याह एक दूसरे के साथ करते थे, वो बंद हो जाएगा। अगर किसी को अगर किसी को शादी करनी ही है तो उसके लिए उससे पहले सुल्तान से रजामंदी या सुल्तान से आज्ञा लेनी अनिवार्य थी। तो ये 4 उसने निर्देश जारी किए, ताकि जो राज्य के खिलाफ जो बगावत हो रही है वो ना हो सके। तो इनके जरिए क्या हुआ कि राज्य के खिलाफ जो बगावत हो रही थी वो होना बंद हो गई थी। तो ये सॉल्यूशन निकाला अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस प्रकार पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने टाइम का क्या था, बड़ा ही चतुर और क्या दूरदर्शी शासक था। उसे पता था कि कैसे क्या राज्य को चलाना था। ठीक है, तो 4 निर्देश थे, एक नोट कर लो। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुछ स्थापत्य कला में कुछ निर्माण कराया गया था, जो कि आज भी फेमस है, अलाई दरवाजा। देखो, स्थापत्य कला के क्षेत्र में वृत्ताकार अलाई दरवाजा अथवा जिसे क्या कहते हैं वो कुश्क शिकार, कुश्क शिकार का निर्माण करवाया। कहां पे, दिल्ली में। याद रखना किसका, अलाई दरवाजा का, जो कि अपने शुद्ध इस्लामिक के स्थापत्य कला का एक नमूना है।
अब देखो, इसके जो 3 पुत्र थे अलाउद्दीन खिलजी के, ये बता लिए दरवाजे निर्माण करवाए थे इसने दिल्ली में। इसके 3 पुत्र थे अलाउद्दीन खिलजी के। एक है खिज्र का, दूसरा है शहाबुद्दीन उमर, चौथा है मुबारक शाह। ये 3 पुत्र थे। अब क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो वजीर था, नायब, वो था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी जो था, जो क्या कि वृद्धावस्था में क्या हो गया था, उसके वो बीमार हो गया था, रोग से ग्रसित हो गया था, रोग हो गया था उसको। इसमें कहा जाता है कि वो क्या हो गया था, पागल हो गया था। अलग अलग इतिहासकार कहते हैं कि पागल हो गया था, कहते कि कुछ कहते हैं कि उसकी यकृत रोग हो गया था। तो एक तरीके से वो पागल की अवस्था में पहुंच गया था, और उस पागलपन का फायदा उठाया था मलिक काफूर ने। क्या किया मलिक काफूर ने, अलाउद्दीन खिलजी को भड़काकर जो उसका बड़ा पुत्र था खिज्र खान, इसको उत्तराधिकारी ना बनाकर उत्तराधिकारी बनाया शहाबुद्दीन उमर को, जो कि जिसकी उम्र तकरीबन क्या थी, 5-6 साल थी। ये 5-6 साल का था। इसको क्या बना दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। क्या करे मलिक काफूर ने, अलाउद्दीन खिलजी के कान भर दिए किसके खिलाफ, खिज्र खां के खिलाफ। और खिज्र खां को उत्तराधिकारी ना बनाकर अलाउद्दीन खिलजी ने शहाबुद्दीन उमर को क्या बना दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, तो देखो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जाती है 1316 में, याद रखना। अब उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद शहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाकर मलिक काफूर सारा अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित कर लेता है। अपने हाथों में कंट्रोल ले लिया, यानी कि जब ये छोटा शहाबुद्दीन उमर 5 साल का था, तो इसने सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिए। किसने, मलिक काफूर ने। लगभग क्या हुआ, लगभग 65 दिन की सत्ता उपभोग के बाद काफूर की हत्या अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र, इसका नाम है मुबारक शाह, मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी ने कर दिया, काफूर की हत्या कर दी। क्योंकि काफूर जो था मुबारक खिलजी की हत्या करना चाहता था, षड्यंत्र रचकर क्या करना चाहता था, इसकी हत्या करना चाहता था, इसकी मुबारक खिलजी की, मुबारक खिलजी की। कौन, मलिक काफूर। लेकिन षड्यंत्र का पता चल जाता है किसको, मुबारक खिलजी को। ये
मलिक काफूर की ये हत्या कर देता है। क्या 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 हो जाता है अब ये खुद संरक्षण बढ़ जाएगा किसका, सुल्तान का। काफूर की हत्या के बाद मुबारक खिलजी स्वयं सुल्तान का, यानी कि किसका, सुल्तान कौन है हम, ये शिहाबुद्दीन उमर। तो शिहाबुद्दीन उमर का क्या बन जाएगा, शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन जाता है। और क्या होता है, कालांतर में, यानी बाद में, कालांतर में उसने, यानी कि मुबारक खिलजी ने शिहाबुद्दीन को अंधा करके अंधा करवा कर कैद में डलवा दिया, कैद करवा दिया। मतलब ये अब क्या बन गया, खुद पड़ जाएगा ये सुल्तान। तो इस प्रकार से क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उमर सुल्तान बना, उसके बाद मुबारक खिलजी बना। ये तो बना ही, इसे तो पहले ही टपका दिया गया, किसके द्वारा, मलिक काफूर के द्वारा। खिजर खान बाबू। अब देखो इस प्रकार क्या हुआ कि कौन बन गया, 1306 में 1316 के अंदर मुबारक शाह खिलजी क्या बन जाएगा, सुल्तान बन जाएगा। किसको, शिहाबुद्दीन उमर को अंधा करके कैद करवा देगा, खुद बन जाएगा सुल्तान अभी। ठीक है, ये बता देता हूं। अब देखो मुबारक खिलजी के बारे में देखो, ये तकरीबन 4 साल शासन करेगा कौन, मुबारक खिलजी। और मुबारक खिलजी के बारे में मैं बताऊं तो मुबारक खिलजी जो था, एक गे था, कहा जाता है कि गे था। इनमें आधे स्त्री और आधे पुरुष के लक्षण थे। ये क्या करता था कि कभी कभार तो स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाया करता था, कभी नंगा ही आ जाया करता था। तो इस प्रकार से ये इस टाइप का शासक था। इसने उपाधि कुतुबुद्दीन की। अगला आएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। टाइम पीरियड अलाउद्दीन खिलजी समाप्त हो गया, या आ गया 1316 से 1320 तक, 4 साल तक। इसने उपाधि धारण की एक, किसकी, खलीफा की, यानी खुद को स्वयं को खलीफा बना दिया इसने। और सिक्कों पर इसकी उपाधि जो मिलती है वो है खलीफतुल्लाह। सिक्कों पर क्या उपाधि मिलती है इसकी, खलीफतुल्लाह, ये उपाधि मिलती है सिक्कों पर। इसका जो शासन था वो क्या था, शांति प्रिय था। इसने क्या कर दिया, जो कैदी जो थे, कैदियों को रिहा कर दिया, काफी सारे कैदियों को रिहा कर दिया। इसकी जो नीति थी, उनकी इस नीति क्या थी, क्षमा करो एवं भूल जाओ, क्षमा करो एवं भूल जाओ, ये इसकी नीति थी। किसकी, मुबारक खिलजी की। इसने क्या कर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण, भू राजस्व व्यवस्था के जो सुधार किए थे, उन सबको क्या कर दिया इसने, वापस से बंद करा दिया, वापस से पुराना नियम चालू कर दिए। जो चौधरी और खूत जो सरपंच थे, चौधरी खूत जो बिचौलिए थे, इनके जो विशेषाधिकार थे, विशेषाधिकार इनको उनको वापस दे दिए इसने। यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो जितने भी काम थे उनको वापस से बदल दिया इसने, पुराने नियम लागू कर दिए, याचिकाएं करना सुनना स्टार्ट कर दिया इसने। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इसका जो शासन काल तो काफी शांति प्रिय था, कोई दिक्कत नहीं आई। और कहा जाता है कि 1320 में एक व्यक्ति है
खुसरो शाह, खुसरो शाह, हाँ खुसरो शाह, खुसरो शाह। इसने किया क्या कर देता है, इसकी मृत्यु हत्या कर देता है, किसकी, मुबारक खिलजी की। एक खुसरो शाह कौन था, ये कि हिंदू था, हिंदू से क्या बना था, ये मुसलमान बना था। ये क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है और खुद क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है ये 1320 में। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो खिलजी वंश है ये समाप्त हो जाता है खुसरो शाह द्वारा मुबारक खिलजी की हत्या के साथ। तो इस प्रकार से जो हमारा जो खिलजी वंश जो था वो पूरा हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नया वंश, तुगलक वंश। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।